राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई संदीप आर के सिंह जी प्रारब्ध से। संदीप भाई राम राम। सर राम राम, सारे दर्शकों को प्रणाम। सर, जब कॉकरोच जनता पार्टी का वो हैंडल बना था और एक दिन में एक हफ्ते में कोई 2.25 करोड़ या कितने फॉलोअर्स हो गए थे, जिसमें से 90% भारत के बाहर के थे, तो पेटीकोट मीडिया तो ऐसे कूद रहा था जैसे बहुत बड़ी क्रांति हो गई। मतलब नेपाल बन गया भारत। क्यों? क्योंकि 2.25 करोड़ हो गए एक हफ्ते में। और एक बार तो ऐसा लगा था कि सचमुच क्रांति कर देंगे ये सब। तो एक हफ्ते के अंदर, आज 6 तारीख है, आज तो भारत को नेपाल और ढाका बनाना था ना। न कहीं अखिलेश यादव का पता है, न राहुल गांधी का पता है। और सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुसलमानों को बाकायदे कहा जा रहा है कि खबरदार, तुमने दिखाई नहीं देना है इसमें कहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर अगल बगल कहीं रहते हो तो घर छोड़ के 2 दिन पहले निकल जाओ। और इस आंदोलन से कम, देखिए मैं एग्जैक्टली मैं वो वर्ड्स बता रहा हूं, कम से कम 10 किलोमीटर दूर रहना है मुसलमानों को। जबकि यहां तो इसको शाहीन बाग 2 कहा जा रहा था। ये अचानक मुसलमानों ने रिट्रैक्ट क्यों किया पहली? और क्या इसमें राहुल अपने अखिलेश यादव की सहमति थी? सर, इसमें एक सबसे पहले जो आपने बात कही कि मीडिया क्यों इस पर जंप कर गया, और मीडिया ने पूरी इसको, इस एक बेवजह की बात को, सिर्फ एक हवा को इतनी ज्यादा तूल क्यों दी। मीडिया अगर ये न करता सर, तो उसको बंगाल में जो असली क्रांति हुई है ना, जो हिंदुओं ने क्रांति की है, उस पर बात करनी पड़ती। इन मुसलमानों के अत्याचार पर बात करना पड़ता, दिखाना पड़ता कि एक्चुअल जो क्रांति हो रही, जो हिंदू जनता वहां कर रही है, कि टीएमसी के नेताओं को अंडे मार रही है, वहां भी मुसलमान गायब। जो ममता इतनी बड़ी थी, वो एकदम भड़बड़ा के गिर कैसे गई, उस पर बात करनी पड़ती। तो आपको उस पर बात करने की इच्छा है नहीं, फिर उस पर ये होता कि आज तक क्यों नहीं बताया तुमने ये सब बातें जो ममता वहां कर रही थी। तुम तो मीडिया थे, तुम्हें तो जिम्मेदारी थी, तो खुद पर भी आता कि हमें आज कैसे पता, पहले क्यों नहीं पता था। तो ये सब जो है, एक तो ये इसीलिए फर्जीवाड़ा ये क्रिएट किया गया पहला। अब ये सड़क पर इसलिए मुसलमान इनसे इसलिए दूर है सर, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक तो किसका है वो हमको आपको सबको पता है। वो कहीं जा नहीं रहा, वो भी शांति से पड़ा रहना चाहता है, चुनाव के दिन ही निकलेगा। एडिशनल वोट जो है वो तो हिंदुओं का है ना। तो हिंदू जो बचा हुआ है, जो वोट करना चाहता है मोदी जी को या योगी जी को या किसी भाजपा को या जिसको भी, उसको भ्रमित करना है, उसका दिमाग हिलाना है। जो कई सारे लोग फेंस पे बैठे हुए हैं, उनको ये बताना है कि अरे बहुत गड़बड़ हो रहा है दुनिया में, जहान में। 2024 से एक मॉडल इनको मिला है ना, एक झूठ चलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। कुछ भी बोलना है, बस भ्रमित करना है। इसीलिए सड़क पर उतरे। कोई इनसे पूछे सर इनका मुद्दा क्या है, कौन सा मुद्दा है? नीट मुद्दा है। नीट का अगर सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, नीट ने सर पूरे भारत के सारे स्टूडेंट्स को, पूरे भारत में कहीं भी मेडिकल में दाखिला लेने के लिए एक सिंगल एग्जाम की सुविधा दे रखी है। इससे समस्या किसको है? आप तो बेहतर जानते हैं सर, आपसे तो कई बार बात हुई, आप तो एजुकेशन के फील्ड में रहे, कि जो मेडिकल कॉलेज वाले कितना पैसा लेते थे सब एमबीबीएस के लिए, अपनी सीट बेचने के लिए। करोड़ों रुपए, एक एक सीट के करोड़ों रुपए जाते थे। अब वो बहुत सारी सीटें वो बेच नहीं पा रहे। अगर स्टेट कंट्रोल्ड होता, राज्य सरकार के अंदर होता, तो बहुत सारा वो खेल खेल जाते, हर प्रदेश का एक अलग एग्जाम होता। तो क्या ये बच्चों के लिए अच्छी सुविधा है, या पूरे आप एक जगह पे बैठ के पूरे भारत में कुछ नहीं तो 25-30 हजार सीट्स के लिए आप एक साथ एक ही परीक्षा दे सकें, वो बेहतर था। नीट पे सर सबसे ज्यादा हमला सदैव जो है साउथ के जो है हमारे, अब कर्नाटक के और तमिलनाडु के और वहां के मेडिकल कॉलेजेस का एसोसिएशन ने सदैव हमला किया। नीट ने इन लोग के पांव के नीचे से जमीन खींच ली, इन लोग का बहुत बड़ा धंधा बंद कराया। इनको ये सारे बच्चे लेने पड़ते हैं। इसलिए इनको समस्या, इसलिए नीट हमेशा से इनके निशाने पर रहा है, हमेशा से। साउथ के मेडिकल कॉलेज बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत महंगे होते हैं, और करोड़ों रुपए का डोनेशन जाता था वहां पे। खैर कम इस, और रही बात पेपर लीक की, सर पेपर लीक तो हम 20 साल से सुन रहे हैं।
कभी ना कभी, हाँ, व्यवस्थाएं अगर गलत है तो उसको दुरुस्त करने का काम सरकार का है, करना चाहिए, एक भी बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर आज सोशल मीडिया के टाइम में भी यदि आप एक व्यवस्था कर रहे हैं, आप दोबारा एग्जाम ले रहे हैं, कम से कम आप पेपर कैंसिल तो किया आपने। एक दिन या 2 दिन की एक तकलीफ हुई, ठीक है, स्टूडेंट का जो जीवन होता है थोड़ा संघर्षमय होता है, होना भी चाहिए, इट्स ओके। पेरेंट्स को दिक्कत है, ऑफ कोर्स बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो सिस्टम बताया गया, जिस डेट पे बताया गया, होना चाहिए। कई लोग दूसरे शहरों जाते हैं, बड़े बड़े दूसरे सेंटर्स वगैरह का, ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी चाहिए। पर क्या इसके कारण तो तुम पूरे देश में आग लगा दोगे? छात्रों को क्या लाश गिरा दोगे? मंडल कमीशन बना दोगे? कोई लड़का जो है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेगा तो दूर से उसके ऊपर माचिस फेंक दोगे? ये सब नौटंकियां ये चाहते हैं करना। करना क्या है? मोदी सरकार हटानी है। सिर्फ एक नीट में समस्या आ गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट में समस्या आ गई, तो मोदी सरकार हटा दो। 12 साल से शांति से बैठे हो, और ये किसको भ्रमित करना है? तो यंग जनरेशन, उसको भ्रमित करना है, क्योंकि उसके पास सर 2014 से पहले का रेफरेंस नहीं है। 2004 से 2014 या उससे पहले का भारत क्या था, किस अंधेरे में डूबा हुआ था, लिटरली अंधेरे में डूबा हुआ था। यूपी में लाइट कहाँ आती थी? माफिया राज था, बम फटते थे। ये इन बच्चों को, आज के बच्चों को नहीं पता। जो बच्चा 2014 में 7-8 साल का रहा होगा, 12 साल 10 साल का रहा होगा, आज वो 22 साल का है। तो 10 साल की उम्र में उसको क्या हवा थी, क्या पता था? और 2029 में जो है 2029 में जो बच्चा 18 या 19 साल का होगा, उसको तो रत्ती भर रेफरेंस नहीं होगा। वो तो 2010 में पैदा हुआ होगा, तो 2014 तक में 4 साल का रहा होगा, उसको क्या पता? उस बच्चे को आज जितना देख रहा है उसको लगता है ये हमेशा से पहले रहा होगा, ये तो सुरक्षा ऐसी रहती होगी, तो एकदम शांति रहती होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से ऐसा रहता होगा, वो बाई डिफॉल्ट लेता है इसको। आज की प्रॉब्लम देखता है कि अरे आज तो सरकार हटा देनी चाहिए, गिरा देनी चाहिए। उसको भड़काने के लिए कौन तैयार है? यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर है, टीचिंग का नाम लेकर जो कंटेंट बाजी करते हैं कि कोई मैथ्स पढ़ाने के लिए जो है, मैथ्स पढ़ाने की प्रक्रिया में कह रहा है मुगल तो बड़े शानदार थे। कोई उतर गया है नाचने के लिए, कह रहा है कि हम डांस करना चाहते हैं लेकिन ब्राह्मण हमको नाचने नहीं देता। मतलब क्या बात करेंगे इन लोगों से? और बच्चे इनको यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं ये। और बच्चा परेशान, अगर माँ बाप परेशान, तो वोट गया। और भारत में तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही ये रेजिम चेंज करने की प्रक्रिया होगी ना। तो जितनी नौटंकी है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भ्रमित करने का है कि बहुत बड़ी तबाही आ रही है, और इसमें मीडिया इनका पूरा साथ दे रहा है। वरना सर कॉकरोच जनता पार्टी पर बहस क्यों हो? क्या है इन लोग का क्लेम टू फेम? क्या किए हैं जमीन पर? एक इनका बाप है वो केजरीवाल, वो भी तो कंटेंट ही था, वो भी तो उसी दिल्ली मीडिया ने हमारे सर पे धर दिया। 2 महीना कंटेंट बना के उसका, नेता वेता थोड़ी था वो, 2 महीने का कंटेंट था। जी सर। पर संदीप भाई, हमें बात आज करनी है इन रेफरेंस टू यूपी, अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुसलमान के रेफरेंस में, कि व्हाई डिड दे अबैंडन द कॉकरोच पार्टी एंड दिस सो कॉल्ड मूवमेंट? मुसलमान और अखिलेश यादव क्यों हटे? सर मुसलमान अगर दिख गया इसमें शिरकत करता हुआ, तो जिस जनता को भ्रमित करना है वो समझ जाएगी कि पीछे कौन है। वो पोलराइज हो जाती है। आप ही कहते हैं कई बार, और आपकी बात सच भी हो जाती है, कि जैसे ही सड़क पे दंगा होते हुए दिखता है, हिंदू पोलराइज हो जाता है। या सड़क पे कुछ भी गंद दिखता है समाज के प्रति, हिंदू पोलराइज हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखता, मुसलमान तो सर बाय डिफॉल्ट इनका वोटर है, इनका सारा फोकस इस समय हिंदू की जो बाकी जनता है उसको भ्रमित करने, किसी बहाने इनके दिमाग में कूड़ा भरो, दलित कर दो, सवर्ण कर दो, जातिवाद कर दो। आज के समय में जनता सर सिर्फ जातियों में थोड़ी बटी हुई है भाई। स्टूडेंट्स हैं, 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा का स्टूडेंट है, वो जातियों में थोड़ी सोचता है, वो तो करियर के फॉर्म में सोचता है। 12वीं कक्षा से इंजीनियरिंग या जो ग्रेजुएशन का जो स्टूडेंट है वो किस फॉर्म में सोचता है? यूपी तो सर हमेशा सर निशाने पर रहा ना अखिलेश वगैरह के, और अखिलेश के लिए ये बेस्ट, अखिलेश को तो सर वो मना रहा है बहुत बढ़िया। उस जो मुसलमान आके उसकी छाती पे चढ़े रहते थे, अब वो मुसलमानों की छाती पे चढ़ा रहे, तुम लोग दूर रहो, वोट तुमको तो हमको ही देना है। बहुत होगा तो क्या वो राहुल गांधी साथ आ जाएगा, हिंदुओं को बांटने का काम करेगा, वो हिंदुओं को टिकट खूब देगा तबीयत से। जी सर।
आपकी बात में एकदम लॉजिक है कि अगर मुसलमान दिल्ली में आगजनी तोड़फोड़ करता हुआ दिखाई दिया तो यूपी में हिंदू पोलराइज हो जाएगा, अखिलेश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर अगर खालिस्तानी दिल्ली में आके कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे तोड़फोड़ आगजनी करता हुआ दिखाई दिया तो पंजाब का हिंदू पोलराइज हो जाएगा। हरियाणा में 35 बनाम 1 पहले से चल रहा है। अभी जो विनेश फोगाट का जो नई नौटंकी हुई है ये एशियन गेम्स के ट्रायल के नाम पे, उसने और जिस प्रकार से जाट हैंडल्स से इस मुद्दे को उभारा गया और जिस प्रकार गाली महोत्सव हुआ, ब्रजभूषण के नाम पे मुगल पूत ये वो राजपूतों को गाली देना, उससे 35 जात पहले से पोलराइज्ड है। अब अगर हुड्डा के गुंडे आके दिल्ली में आगजनी तोड़फोड़ करते हुए दिखाई देते हैं तो 35 जात जो पहले से पोलराइज है वो और ज्यादा होती है। इसलिए इन सब ने अचानक कॉकरोच पार्टी से हाथ छीन लिया। तो फिर राहुल गांधी की नेपाल क्रांति का क्या होगा? अब आखिर जब कोई अइबा नहीं कर, भाई यही 3-4 एलिमेंट ने है। भाई किसान के नाम पे बुला लो, जवान के नाम पे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसे भाई किसान आंदोलन हो रहा था, किसान उसमें एक को नहीं था, किसान अपना खेती कर रहा था, किसान के नाम पे कुछ लोग आके अड़तिया दलाल सब बैठ के जो गांव देहात में कुछ नहीं करते थे वो सड़क पे बैठे होते हैं। यहाँ स्टूडेंट का भी यही हाल है। स्टूडेंट तो बेचारा, अच्छा 30 साल का कौन सा स्टूडेंट होता है सर? मुझे पहले तो ये बताइए। नीट का स्टूडेंट तो 17 से 20 साल का होता है। नीट का स्टूडेंट तो 17 से 20 साल का होता है, बहुत हुआ तो 22 का हो जाएगा। ये तो 30 से 35 साल वालों का आंदोलन है। सर ये नए चेहरे लाए गए हैं और हमेशा से इनका एक शगल रहा है। अभी वो जैसे खान था, अग्निवीर के नाम पे दंगा करवा रहा था। क्या आप जैसे कहते हैं ना बाबा जी, मैं जो पहलवान आंदोलन हुआ था तब भी आपने इन लोग का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा था और अकेले आप ही थे और तो कोई था नहीं इन लोग का पहलवानों का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला। सारी मीडिया लगी हुई थी कि अरे ये तो शोषण हो गया, पता नहीं क्या हो गया। बाद में सच वही साबित हुआ जो आपने बताया था उस समय। आपने ये भी बताया था कुछ होली काउज होते हैं भारत में, किसान है, छात्र है, महिलाएं हैं, कि आप इन्होंने अगर कोई आरोप लगा दिया है तो इनको बहुत सॉफ्टली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि हम तो किसान, हम तो छात्र हैं। अभी छात्रों पर फोकस किया जा रहा है सर, भाई क्योंकि छात्रों पे फोकस करना इसलिए आसान है क्योंकि उनको पीछे का अब कोई अपने बच्चों को समझाएगा तो कैसे बताएगा कि पीछे क्या होता था, ये सरकार कैसे बेहतर है। और अगर आज समस्या है तो उसका समाधान भी यही सरकार देगी। थोड़ा सा हौसला रखो, थोड़ा धैर्य रखो। इन बच्चों को देखिए, सड़क पे दंगा हो ना हो इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता। वोटिंग के समय दिमाग भ्रमित रहे और दिमाग जो है सरकार के खिलाफ घूम जाए और फिर या तो इसको वोट दोगे या नहीं दोगे, और कुछ भी होगा फायदा तो फिर विपक्ष का ही होना। विपक्ष को लूज करने के लिए है क्या? वो तो है नहीं सरकार में। लूज करने के लिए तो योगी जी के पास है। यूपी को ही इन्होंने भ्रमित किया 2024 में। अब ये छात्र के नाम पर, महिला के नाम पर, अच्छा महिला के नाम पे कर नहीं सकते। योगी जी का महिलाओं के प्रति जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी का वो शानदार है। फिर किसानों के प्रति भी, किसानों को भी नहीं ला सकते। बहुत पिछली बार 2022 में पिच बना रहे थे, कुछ नहीं हुआ। ये किसानों के लिए तो बेस्ट सरकार जो योगी जी वाली है, सारा पैसा टाइम पे जाता है। किसानों का बड़ा वर्ग गन्ना किसानों का था जो वहां के प्रोमिनेंट थे, तो सब पैसा टाइम पे जाता था, वो लोग एकदम खुश। फर्टिलाइजर टाइम पे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा फर्टिलाइजर मिलने पे, जो पहले लाठी चलती थी। बचा कौन? बचा छात्र। और छात्र कहाँ से इन्फ्लुएंस हो सकता है? मोबाइल से। अब घर में बैठा है छात्र, उसको लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, उनके माँ बाप को भी लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, यूट्यूब पे उसको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं। उसके दिमाग में क्या कूड़ा डाला जा रहा है उसके माँ बाप नहीं जान पाएंगे। और उसको अगर जाना है वोट करने, वो आपस में बात करेगा तो 27 या 29 तक तो नुकसान कर ही जाएगा ना छात्रों के वर्ग में, क्योंकि पीछे का रेफरेंस नहीं है। तो छात्रों को भ्रमित करने का प्रक्रिया चल रही है और छात्र खोलू का हुए अगर सड़क पे आ गया, गलती से सरकार ने छेड़ दिया। मुझे याद है सर 2012 में सोनिया सरकार ने मेडिकल में ही पीजी में आरक्षण की व्यवस्था कुछ ऐसी की थी कि जनरल क्लासेस को 4 साल तक एक एक सीट नहीं मिलती, क्योंकि पीजी की सीट और कम थी।
मोदी सरकार आई तो नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने बढ़ाए कि चलो भैया जनरल हो चाहे आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो, सबको नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा मिले तो सबको ज्यादा से ज्यादा चांस मिले स्टूडेंट्स को, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, एक ही 2 सीट पे। तो फिर एम्स के बच्चों ने, एम्स के पीजी और एमबीबीएस वालों ने जो वहां पढ़ रहे थे, जूनियर जो डॉक्टर्स होते हैं, उन सब ने सड़क पर प्रदर्शन किया था और पुलिस ने उन पर पानी चलाया था, वाटर कैनन चलाए थे, और एक दो बच्चियों के फोटो आ गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया में कि वो अपनी डॉक्टर की ड्रेस में है और उन पर पानी मारा जा रहा है। उसके बाद 12 में 13-14 में देख लीजिए सोनिया का क्या हाल हुआ। छात्रों का भी गुस्सा था उस समय, वही छात्र गया था केजरीवाल के पीछे, मीडिया ने वहां बुला लिया था, तो ये सब कराया गया था। और वही छात्र आज की डेट में स्टूडेंट्स, एक डिपार्टमेंट है ना जिसपे आप कुछ मोदी सरकार पे दाग लगा सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। आपने भी एनईपी देखा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जी। आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि आज की जेनजी को तो पता ही नहीं है कि 2014 से पहले का भारत कैसा था। आज की जेनजी को अगर आप ये बताएंगे कि अब न तुम 100 किलोमीटर जो है 1 घंटे में चले जाते हो अपनी गाड़ी से, एक जमाना था कि 100 किलोमीटर जाने में 8 घंटा लगता था इसी भारत में। सर 100 किलोमीटर जाने में बिहार में 8 घंटा लगता था लालू के राज में, नेशनल हाईवे पे। सर हमें गोरखपुर जाने में लखनऊ से लगता था 9-9 10-10 घंटा। और वो कोई आज बहुत आदमी, पुरानी बात नहीं है, मात्र 7-8 साल पुरानी बात है। पर हमारी जेनजी ने तो जब वो पैदा हुई तो उसने 4 लेन और एक्सप्रेस वे देखे हैं, उसको पता ही सर नहीं है हम कि 6 घंटा सर बिजली नहीं आती थी। सर हमारी जनजी ने रेलवे का फाटक नहीं देखा है जिसपे हम लोग हाँ, बचपन में फंसे अंडरपास रहते से हैं। निकल जाता है। अंडरपास से फ्लाईओवर, मैक्सिमम रेलवे के तो क्रॉसिंग सर तो एक फ्लाईओवर मिनट, बन चुका है। हमारी जेनजी को ये पता ही नहीं कि चलो भैया अब तो पेपर होता है और अगर लीक होता है तो पकड़ा जाता है, दोबारा पेपर होता है। पुराने जमाने में पहले तो पेपर ही नहीं होता था। कमलापति त्रिपाठी की बहू, उनको बहू जी कहा जाता था, 1976 में कमलापति रेल मंत्री थे। 2500 रुपए का रेट था, टीटी और गार्ड की नौकरी बनारस में बांटती थी 2500 रुपए में। हमारे 4-5 हमारे गांव एरिया के लड़के 2500 रुपया में लगे थे। और उससे पहले के भारत में चाहे बैंक की नौकरी हो, फौज की नौकरी तो कर कोई जाता ही नहीं था, सेना जबरदस्ती पकड़ के ले जाती थी। पटवारी की नौकरी, मतलब आप यू नेम द जॉब। सर 9 साल पहले 2016 में, 2015 में, हाँ, 10 साल पहले अखिलेश सरकार में, कितनी पुरानी अखिलेश बात। सरकार में। यूपीएससी में इन्हीं का था ना हाँ, चेयरमैन, आनंद पुलिस यादव। की सारी भर्ती अखिलेश जी और उनके पिताजी और शिवपाल यादव करते थे। 100 अरे में से अब तो भैया 75 व्यवस्था एसडीएम, है, 100 अब में कम से से कम 75। एग्जाम हो रहा है और पेपर लीक अगर हो तो पकड़ा जा रहा है। पहले तो आपको क्या लगता है पहले पेपर लीक नहीं होता था? पहले तो पहले पेपर के बाद जो इंटरव्यू होता था उसके 30 नंबर होते थे और 30 के 30 दे दिए जाते थे जाति विशेष को, जिसका पैसा लिया होता था। हुड्डा की सरकार बदनाम ही थी कि खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी। कितनी इसी पुरानी सर बात है सर। हमारी जेनजी से पहले की बात। हमारी हरियाणा की जेनजी ने देखा ही नहीं कि खर्ची पर्ची होती क्या थी। सर वो वो असल में अखिलेश पैदा के हुए टाइम का तो उस वक्त उदाहरण, खट्टर साहब आ चुके थे। सर अखिलेश के टाइम का उदाहरण देता हूँ, मतलब हाँ, जानने वाले लोगों की बात बता रहा हूँ सर। इसके यहाँ था अनिल यादव यूपीएससी चेयरमैन, एक बार हाँ, न्यूज़पेपर में छपा और यूपीएससी में क्या हुआ किसी ने पता लगा लिया कि 100 में से 75 जो पीसीएस ऑफिसर, सोचिए इस हद तक कि पीसीएस वाली जो परीक्षा होती है जो स्टेट लेता है, 100 में से 75-76 यादव बनाए थे इन्होंने, ठीक है। हाँ, उस पर बड़ा बवाल मचा। उसके बाद छात्रों ने प्रयागराज में किया, क्योंकि प्रयागराज जो है छात्रों का गढ़ है, वहां पढ़ते हैं बच्चे, कोचिंग करते हैं, सब करते हैं। उसके बाद जितनी इसकी भर्तियां निकालता था, छात्र हाईकोर्ट चला जाता था, हाईकोर्ट कहता था आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया में प्रॉब्लम है, कैंसिल। इन्होंने क्या किया सर, छात्रों को छात्र की भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस को लेकर कोर्ट न जाए, इन्होंने रिजल्ट पब्लिक करना बंद कर दिया। सरकारी नौकरियों का स्टेट में जो रिजल्ट आता था वो पब्लिक नहीं होता था,
सिर्फ जिसका सिलेक्शन हुआ उसको एक एसएमएस जाता था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ताकि छात्र को हवा ही ना लगे कि हमने पेपर दिया तो उसका रिजल्ट कब आया, सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे सिलेक्शन हो गया, खत्म कहानी, पता भी ना चले, ताकि आप कोर्ट जा सकें। अखिलेश यादव के कार्यकाल में हर साल लगातार कई सारी भर्ती प्रक्रियाओं पर हाईकोर्ट ने कैंसिल करा दिया, फर्जी दोबारा हुई, और जो लोग अपना पैसा दे के सिलेक्शन करा लेते थे वो फिर उनका पैसा भी मारा जाता था, क्योंकि अखिलेश सरकार तो पैसा भी लेती थी, शिवपाल पैसा भी लेते थे। कौन नहीं भर्तियों में पैसा लिया, किस सरकारी नौकरी में इन्होंने पैसा नहीं लिया है? और ये ज्यादा कितनी पुरानी बात है, 10 साल पर। और आज तक योगी सरकार में की हुई भर्तियों में सर 1.5 लाख पुलिस वाले थे, 3 लाख से ज्यादा नए योगी जी ने भर्ती करी है पुलिस में। एक कोई आदमी, एक सिंगल आदमी नहीं कह, पुलिस भर्तियों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सरकारी नौकरी अलग। कोई कह दे कि हमने जो है पैसा दिया है और पैसा लिया है, मेरिट पे, सिर्फ परफॉर्मेंस पर। और इस सरकार के खिलाफ इसको अब छात्रों को तुम भड़का रहे हो कि ये सरकार तुम्हारे साथ वो कर रही है। अच्छा, एक चीज और याद दिला दूं जरा, जैनजी जब पैदा नहीं हुई थी तब हमारे प्रदेश में, यूपी में एक सीएम हुए, उनका नाम था माननीय कल्याण सिंह जी। जैनजी से पैदा होने के बाद उस व्यक्ति ने पहली बार यूपी के बच्चों से कहा पढ़ो, नकल मार के पास मत हो, नकल अध्यादेश लाए। तो इसी मुलायम सिंह ने कहा था कि मेरी सर पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पार्टी का काम करो, परीक्षा में देख लूंगा। याद है ना सर? चुनावी सभा में कहा था, और कहा था कि हमारी सरकार लेके आओ, 20 मिनट में नकल अध्यादेश रद्द करूंगा, और किया था। और कल्याण सिंह जी ने एक व्यवस्था बनाई थी, शायद आपको भी याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि आप भी उन दिनों काफी यंग ही रहे होंगे। आप जब कल्याण सिंह जी की पहली सरकार आई, आप कितने साल? मैं उस टाइम का जंजी था सर। अच्छा, उस टाइम सर उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि जो रिटर्न एग्जाम होगा उसकी एक कॉपी जो है वो, जो बच्चा सॉल्व करेगा उसकी एक कॉपी बच्चा अपने घर ले जाएगा। जब एग्जाम हो जाएगा तो आंसर की अखबार में पब्लिश हो जाएगी। अपनी आंसर की को उस आंसर की से कंपेयर करके अपनी मार्किंग खुद करिए। और ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट पे परीक्षा होगी। इससे ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था कोई सरकार ला सकती है? ये लोग क्या करते थे, अगर 70 और 30 का इंटरव्यू तो अपने यादव जी लोग को 30 में 30 नंबर दिया करते थे, वो मेरिट में ऊपर आ जाते थे। उन्होंने इंटरव्यू की व्यवस्था ही समाप्त कर दी, इंटरव्यू नहीं होगा। और तो जेनजी को यह पता होना चाहिए कि एग्जाम कैसे होने चाहिए थे, कैसे पहले होते थे, और कैसे नौकरियां मिलती थी। इसी भाजपा ने यह व्यवस्था सुधारी है। जेनजी को यह पता होना चाहिए जी। जेनजी को ये पता होना चाहिए कि सर उस समय जब आदमी, उस समय का पढ़ा हुआ जो भी बच्चा है, 10th और 12th का पास किया हुआ जो भी बच्चा है वो ये कहता था मैं कल्याण सिंह के टाइम में मेरे इतने परसेंटेज थे, मुख्यमंत्री के नाम लेके बताता था कि इनके टाइम में मेरा इतना परसेंटेज था। ये चलन में था, ये चर्चा चलन में थी, बातचीत चलन में थी कि हम जो मुलायम वाले टाइम में हमको इतना परसेंटेज नहीं मिला है। हम लोग दिल्ली गए, अपना स्कूल एडमिशन के लिए प्रक्रिया में लगे रहे, कई स्कूलों में जाते थे। सन 2000 की बात है, बिहार से बच्चे आते थे दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन लेने, उनको कहा जाता था कि बिहार का तो 10th का सर्टिफिकेट मानते ही नहीं थे, कहते थे फेक बनता है वहां, सीबीएसई का ही माना जाता था। अगर बिहार में किसी सीबीएसई स्कूल से बच्चा पढ़ के आया है तो ही माना जाता था। बिहार स्टेट बोर्ड का तो 10th का पास किया हुआ सर्टिफिकेट भी नहीं लेता था कोई स्कूल वाला, वेरिफिकेशन करा के लाओ, पता नहीं क्या करा के लाओ। फिर 12th में, ग्रेजुएशन में तो क्या होता था, दूर क्यों जाना सर, अखिलेश यादव ने खुद बोला है कि अरे नकल का क्या दिक्कत है भाई, यहाँ तो ओपन बुक टेस्ट नहीं होता है क्या बाहर में। अब क्या बोला जाए कि ओपन बुक टेस्ट क्या होता है और नकल क्या होती है? ये अखिलेश यादव खुद का दिया हुआ बयान है, आफ्टर जब वो सीएम नहीं रहा, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 3-4-5 साल पहले की बात। ऐसे लोगों के हाथ में जो बच्चों का भविष्य सौंप दो सर, और ये उनको सौंपने के लिए कौन आया, अमेरिका से चले आ रहे हैं डीप स्टेट के एजेंट। और अखिलेश यादव और कांग्रेसियों को, कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है सर। लोग कहते हैं कि ये लोग खाली नेतागिरी ट्विटर पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं,
जमीन पे क्यों नहीं उतरते? कोई जरूरत नहीं इनको जमीन पे उतरने की। इनका सबसे बड़ा कार्यकर्ता है आपका हमारा मोबाइल, जो झूठ फैला रहा है इस सरकार के खिलाफ, और उसको काउंटर करने के लिए कोई संघ कुछ नहीं कर पाएगा। ये लोग भी 2 कदम आगे ही चलते हैं सर, ऐसा थोड़ी कि पीछे इन लोग के पास भी, तो इनके पीछे विश्व की शक्तियां हैं, वो उनका पूरा सपोर्ट कर रही हैं। अब ये सीजेपी अगर उतारा गया है, कॉकरोच जनता पार्टी, कोई अमेरिका से चला आ रहा है, कोई दिल्ली में कुछ कर रहा है, हंगामा कर रहा है, मदद किसकी हो रही है? फायदा कौन उठाएगा इसका? अखिलेश यादव। क्यों उठा रहे वो अपना कार्यकर्ता? वो भी कह रहा है चुपचाप पटाए रहो, कोई लाल टोपी दिखना नहीं चाहिए सड़क पे। हिंदू तो लाल टोपी देख के भी पोलराइज हो जाता है सर, यूपी का। अरे इन सबसे दूर रहो। समाजवादी का झंडा देख के तो आज भी किसी गाड़ी में देख लो तो लगता है कौन जा रहा है यार, क्या कर रहे हैं लोग। पहले तो यही चलन था, समाजवादी झंडा लेके घुमा करते थे लोग पूरे प्रदेश में। बेनिफिशियल किसान आंदोलन किया पिछली बार, किसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया? सो कॉल्ड किसान आंदोलन। वो तो योगेंद्र यादव ने बताया कि तो हमने अखिलेश को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया, ये नहीं उठा पाए फायदा। हमने पिच बनाई थी, हमने तो उसके लिए पिच बनाई थी। इस बार छात्र का नाम पे कर रहे हैं। छात्र सर, यूपी में छात्रों के लिए सबसे बेहतर, मैं कह रहा हूं अभी तो रिसेंट चुनाव यूपी का ही है, छात्रों के लिए योगी राज से बढ़िया कौन सा राज होगा? अखिलेश राज। अच्छा, हम और आप ये बात समझ सकते हैं, जनजी को कैसे बताएंगे? क्योंकि पूरा अखिलेश राज भी नहीं देखा इन लोगों ने, मुलायम की पूरी करतूतें पता ही नहीं, क्या बताएंगे, कितना बताएंगे? और मुझे एक बात जैसे ही बताइए, बताएंगे, जैसे ही बताएंगे जनरेशन कहेगी कह रहे आप लोग हमेशा पुरानी बात लेके बैठ जाते हैं। अभी क्या हो रहा अभी बताइए। मुझे सर एक बात बताइए, मेजॉरिटी ऑफ द जेनजी वो बहुत इंटेलिजेंट है या वाकई कॉकरोच? सर आज के समय की देखिए, आज के समय में ना एक बड़ा अच्छा, देखिए हर समय में दोनों चरित्र के लोग बच्चे रहते हैं, हर एज ग्रुप में रहते हैं। मतलब 0 से 10 साल के हों, चाहे 10 से 20 साल के हों, चाहे 20 से 30 साल के हों, हर वर्ग में रहते हैं। कुछ समझदार होते हैं, कुछ गधे होते हैं। लेकिन आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं, वो एकदम, उनको कोई शर्म भाई हमारे समय में तो ये होता था कि हिंदू हैं लेकिन यार पूजा पाठ नहीं करते, ये सब आदमी शर्मिंदा होके बताता था। आज के बच्चों को ये झंझट ही नहीं। आज के बच्चा जातिवाद को, उसको हवा भी नहीं कि जातिवाद नाम की क्या चीज होती, कि जातिवाद होता क्या है कैसे नहीं है, ऐसी क्या राजनीति, कुछ नहीं, नथिंग डजंट मैटर टू देम। आगे का भविष्य देख रहा है, एआई देख रहा है, गेमिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, फिल्में देख रहा है, मतलब कंटेंट देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। आज का उसका रेफरेंस पॉइंट ही अलग है, पूरा अलग है। अब इसमें वो देखता है कि अगर वो अपने समाज में देखता है कि योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस मोबाइल के थ्रू, जो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसमें से वो किससे प्रभावित होगा और कब हो जाएगा, ये हमको आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि आज के समय में जो जानकारी है वो माता पिता से कम और मोबाइल से ज्यादा आती है, या दुनिया से ज्यादा आती है, अपने दोस्तों यारों से ज्यादा आती है। तो कह नहीं सकते कि कौन किस चरित्र का है और किस तरफ जाएगा। हाँ, पुराने जो पैरामीटर्स है वो गायब हो चुके हैं, जातिवाद का, या आज के डेट में तो वो कह देगा कि मैं एआई से पढ़ लूंगा, पढ़ता भी है, सब करता है, गूगल सर्च करता है, सब कुछ करता है। अब समस्या ये है कि एआई आपके लिए दुनिया तो खोल देता है, इंफॉर्मेशन बहुत ओवरलोड दे देता है, लेकिन एआई भी पीछे से जो नैरेटिव कंट्रोल करता है। मैं चैट जीपीटी से 2-4 बार अपने लिए थंबनेल बनवाता हूँ या कुछ बोलता हूँ, 1-2 बार बोला मैंने कि जरा एक जाली टोपी वाले को कुछ ऐसे कुछ करते हुए दिखाओ, मना कर देता है, कहता ना एंटी इस्लाम एक थंबनेल नहीं बनाता चैट जीपीटी, इमेज नहीं बनाता, मना कर दे, तो कंटेंट पॉलिसी नहीं है हमारी। तो जब बनाए गए, ये रेस्ट्रिक्ट करता है नैरेटिव ये, और आपको जो पीछे से इंफॉर्मेशन देता है बहुत रेस्ट्रिक्टेड देता है। जो रवीश कुमार जैसा पत्रकारिता ज्ञान खेलते थे कि किसी घटना को कैसे ट्विक कर देना, ट्विस्ट कर देना है अपने नैरेटिव में, चैट जीपीटी इत्यादि वो ये काम करते हैं पीछे से। आपको लगेगा कि ये तो, बच्चों को क्या पता पीछे से नैरेटिव कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये अब देखिए क्या होता है, वो तो भविष्य बताएगा। पर हाँ, चर्चा हम लोग करते हैं। यूट्यूब खुद नहीं करता सर, राष्ट्रवादी कंटेंट या जो ढंग की बात करने वाले लोग हैं उनको कितना दबाता है, और जो फर्जीवाड़ा फैला रखा है, एंटी मोदी, एंटी भारत, एंटी हिंदू, जिसने भी कंटेंट डाल रखा है, ललन टॉप से 2-4 लौंडे निकले नए नवेले,
और मार्केट में आते ही उनके चैनल के 20 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 10 लाख सब्सक्राइबर हो नहीं गए। नहीं, न्यूज मैं आपको पिंच और बताऊं, खबर गांव। हमारे जेन्युइन हेडलाइंस को भी वो स्ट्राइक देता है, और 4 PM जैसे जो है वो रोज मोदी की सरकार गिरा रहे हैं, रोज फर्जी कंटेंट डाल रहे हैं, आज तक उनको कभी स्ट्राइक नहीं आई। हमारी यूट्यूब, ओरिजिनल कंटेंट को स्ट्राइक आती है। अभी ये खान का पता चल गया, ये खान क्या कर रहा था, ये किस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर रहा था। मैंने एक वीडियो किया था खान पे, थोड़ा हिट हो गया तो यूट्यूब ने उड़ा दिया उसको, पूरा वीडियो उड़ा दिया। आपका मुझे याद है वो जो विकास वाला हमने किया था, दिलकृति वाला। हाँ, आप यूट्यूब इन लोगों को पुश 5 करता वीडियो है। दौड़ाई थी, एक ही दिन में 5 वीडियो दौड़ाई थी विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ। आप बोल नहीं सकते इन लोगों के खिलाफ सर, यूट्यूब ये रेस्ट्रिक्ट करता है, यूट्यूब करता ही। हम तो यूट्यूब पे बोल रहे हैं बात कि हाँ करता ही। क्या करें ये। और नई जनरेशन को कौन प्रभावित करता है? दिव्य कीर्ति, खान, ओबद ओझा, वो एक आचार्य प्रशांत आ गया है, ये नए चेहरे, ये 2-4 टीचर आ गए, अभिनय, मैथ्स और फिजिक्स वाला। ज्ञान कम है, पढ़ाना कम है, और कंटेंट परोस रहे हैं। और क्या कर रहे हैं सर? एजेंडा परोस रहे हैं, और इनकी पॉडकास्टिंग कराई जाती है बड़े बड़े चैनल पर बैठा के, वैलिडेशन दिया जाता है। ठीक है, ये भी सही, लेकिन वही बात है कि जो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के समय जो पहलवान का फर्जीवाड़ा आंदोलन चल रहा था, 1-2 आवाजें रहेंगी, हम तो पोल खोलते रहेंगे सर, प्रयास करते रहेंगे आप लोग के माध्यम से। चलिए संदीप भाई, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। आगे हम लगातार, जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश और पंजाब पे आपसे लगातार बात होगी। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।